हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों में हम अनुच्छेद 22 तक पहुँच गए थे और अनुच्छेद 22 का नाम क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो भी उसके कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, कुछ उसके अधिकार होंगे। और इसमें हमने देख लिया था, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और क्या बताना होगा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरा उसका अधिकार था कि वह गिरफ्तारी के बाद अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। तो वहीं तक हमने छोड़ दिया था। उसके बाद जो निवारक निरोध है, जिसको बोलते हैं नज़रबंद करना, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। उससे संबंधित कुछ एक्ट्स के बारे में समझते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है, वहां तक का आज हम मटेरियल कवर करेंगे। यहां तक के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना है यहाँ पे अनुच्छेद 22 क्या कहता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध के संबंध में संरक्षण। यहां तक बात हो गई थी। अब सीधे चलते हैं। जो ये निरोध है, निरोध का मतलब क्या होता है? निरोध का मतलब होता है रोक देना। निरोध का मतलब क्या होता है? रोक देना। रोक देने से संबंधित बात आ रही है और पूरा शब्द क्या है? निवारक निरोध। इसको नज़रबंदी भी कहते हैं। नज़रबंद कर देना किसी व्यक्ति को। आपने देखा होगा कि अभी उमर अब्दुल्ला जो हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैं, जो उनको नज़रबंद कर दिया गया था जब जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। ऐसे तमाम नेताओं को नज़रबंद किया गया। तो ऐसा क्यों किया जाता है? एक्चुअली में है क्या निवारक निरोध? तो निवारक निरोध क्या है कि अपराध से पूर्व ही गिरफ्तार करना। अब देखो, नज़रबंद करना भी इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आता है। इसी के अंतर्गत आता है। आपको लगेगा कि वो कौन अपराध कर देंगे, वो कुछ कर देंगे, तो वहाँ पे हिंसा ना भड़का पाएँ। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में वहाँ के नेता हिंसा ना भड़का पाएँ, अपराध ना करवा दें, कोई दंगे ना करवा दें, तो ऐसा कोई अपराध वो ना कर दे, इसलिए नज़रबंद उनको कर दिया गया था पहले ही। तो इसी को बोलते हैं निवारक निरोध। तो इसमें समझो, निवारक निरोध कहते हैं अपराध से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो संदेह के घेरे में है, कोई भी व्यक्ति संदेह के घेरे में है कि भाई फलाना आदमी क्या कर सकता है, अपराध कर सकता है, और उस अपराध को रोकने के लिए एक तो होती है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी कब होती है? जब कोई आदमी कोई अपराध कर देता है तो न्यायालय उसको समन भेजता है कि भाई तुम आ जाओ। समन नहीं, अगर वो समन पे नहीं आता तो उसको वारंट जारी करता है। वारंट जारी करने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले आती है। एक तो ये होगी गिरफ्तारी, ये तो नॉर्मल है, ये अपराध के बाद वाली है। ये सामान्यतः अपराधों में बात की जा रही है। पर जो निवारक निरोध है, इसमें अपराध हुआ नहीं होता है, पर ऐसी मानसिकता बन जाती है, ऐसा संदेह बन जाता है, ऐसा संशय दिमाग में आ जाता है कि भाई ये फलाना आदमी क्या करने वाला है, ये अपराध करने वाला है, तो इसको पहले ही दबा लो, इसको पहले ही दबोच लो। तो अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको एक जगह बंद कर दिया जाता है या एक सीमा के अंदर बंद कर दिया जाता है अपराध को घटित होने से बचाने के लिए, तो इसी को कहते हैं निवारक निरोध। इसी को क्या कहते हैं? निवारक निरोध कहते हैं। उद्देश्य क्या है? अपराध को रोकना। उद्देश्य क्या है? अपराध को रोकना। वर्तमान में जो निवारक निरोध की समय सीमा है, मतलब कि गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, संदेह के आधार पर अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कितने टाइम तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखो, गिरफ्तारी में क्या बात थी कि गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात भी आपने देखी थी। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 90 दिनों तक उसको निवारक निरोध में रखा जा सकता है, उसको नज़रबंद किया जा सकता है। कितना समय सीमा कितना है? 3 महीने या 90 दिन आप कह सकते हैं। अभी इसमें संशोधन हुआ है। ये संशोधन में अब जो समय सीमा है वो 3 महीने से घटा के 2 महीने कर दी है, परंतु अभी भी वो प्रवर्तन में नहीं आई है। अभी भी 3 महीने का ही समय है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 महीने का समय है, पर अगर पेपर में 3 और 2 आ जाए तो आपको 2 लगाना है।
आपको क्या लगाना है, आपको 2 लगाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि संशोधन किया जा चुका है। पर प्रवर्तन में आ जाए, अब पूछा जाएगा प्रवर्तन में कौन सी है, तो बताना पड़ेगा 3 महीने। तो 3 महीने यानी 90 दिन है। और यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने या 90 दिन से अधिक कस्टडी में रखना है, यानी कि उसको और 3 महीने से भी ज्यादा है, 90 दिन से भी ज्यादा उसको निवारक निरोध में रखना है, तो सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी कि क्या सर हम इसको क्या कर लें और ज़्यादा इसका टाइम पीरियड बढ़ा दें, ये क्या करें। तो सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। और यदि सलाहकार बोर्ड अनुमति दे देता है कि हाँ ठीक है आप इसको रख सकते हैं, इसको और नज़रबंद रखो, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। अब ये सलाहकार बोर्ड है, इसमें सदस्य कौन होते हैं, तो जो हाई कोर्ट है उसके जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक, है ना आपने। तो इसको बोलते हैं निवारक निरोध, इसको बोला जाता है निवारक निरोध। अब जो निवारक निरोध है, आपको पता होगा हमने 7वीं अनुसूची के अंतर्गत तीन सूचियां पढ़ी थी, जिसमें संघ सूची थी, राज्य सूची थी, संवर्ती सूची थी। संवर्ती सूची को हमने कहां से लिया है ये आपको कमेंट में बताना है मेरे को। अब जो संघ सूची है उसमें ऐसे विषयों का समावेश है जिस पर केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, परंतु एक स्पेशल अधिकार राज्यसभा रखती है। यदि वो राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय देखती है राज्य सूची के अंतर्गत, तो उस पर भी कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें ऐसे विषयों को रखा गया है, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है, ऐसे टॉपिक्स को रखा गया है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो निवारक निरोध भी जो विषय है उस पर जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास है, यानी कि संसद और विधानमंडल दोनों के पास है। ये एक संवर्ती सूची का विषय है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि निवारक निरोध कहते किसको हैं। अब देखो, निवारक निरोध से संबंधित कुछ कानून बनाए गए, आज़ादी के बाद बनाए गए, कुछ उसमें से निरस्त हो गए, कुछ उसमें प्रवर्तन में आज भी हैं कुछ। अब देखो, इसमें समय सीमा के बारे में थोड़ी बात आई थी, तो इसमें से 2-3 ऐसे हैं जिसमें आपको निवारक निरोध की समय सीमा के बारे में जानना जरूरी है। वर्तमान में 3 महीना है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 3 महीने तक नजरबंद रख सकता है। संशोधन होकर इसको 2 महीने कर दिया गया है, परंतु प्रवर्तन में 3 महीना ही है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे संबंधित कानून कौन सा था? सबसे पहला जो कानून था इससे संबंधित, उसका नाम था निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम पहला अधिनियम था या पहला कानून था जो निवारक निरोध से संबंधित था, और ये 1950 में 1950 में लागू हुआ, 1950 में आया। ठीक है, अब इसमें क्या जानना जरूरी है, इसमें कितने दिनों तक, जब ये आया तो कितने दिनों तक किसी भी व्यक्ति को बंद करके रखने का अधिकार इसके माध्यम से मिला था? तो 90 दिन तक उस किसी भी व्यक्ति का निरोध किया जा सकता था 1950 के निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा। अब मतलब इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के आधार पर ये बनाया गया? तो आपको याद रखना है, राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। यानी कि इसका जो निवारक निरोध अधिनियम था, इसका उद्देश्य था कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, यानी कि जो असामाजिक तत्व हैं, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं, तत्व हैं, उनको राष्ट्र की प्रतिरक्षा यानी कि भारत की डिफेंस, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हार्म करने वाले लोगों को क्या करना? रोकना, उनको रोकना इस निवारक निरोध अधिनियम का उद्देश्य था। पर आगे चलकर क्या हुआ, 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब आपको याद रखना है प्रथम अधिनियम कौन सा था? 1950 का निवारक निरोध अधिनियम, जो 1950 में आया था। और ऐसे लोग जो भारत की इंटरनल एवं एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी थी उसको प्रभावित कर सकते थे, उन लोगों को रोकना इसका उद्देश्य था, और 1969 में ये समाप्त हो गया। उसके बाद आया मीसा। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। 1971 में एक इंपॉर्टेंट काम और हुआ था, भारत और पाक वॉर हुआ था, जिसके माध्यम से भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। उस समय
भारतीय थल सेना के जनरल थे, जनरल मानेकशॉ, जो आगे चलकर फील्ड मार्शल भी हुए, आपका इसको पता होना ज़रूरी है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीसा, और मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी व्यवस्था, मेंटेनेंस, अधिनियम, एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी 1971। और इसमें समय सीमा कितनी थी? इसमें समय सीमा को रखा गया था 21 महीने। 21 महीने तक किसी भी व्यक्ति को बंद करके रखा जा सकता था। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ? आपको सबको पता है कि 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अपने राजनीतिक हितों को बचाने के लिए 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, और उसको भारतीय राजनीति का एक काला अध्याय कहा जाता है, और कांग्रेस के लिए वो बहुत घातक सिद्ध हुआ था। उस समय इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया मीसा का। किस चीज़ के लिए किया गया इस्तेमाल? आपातकाल के दौरान जो कांग्रेस के विरोधी लोग थे, या पत्रकार थे जो कांग्रेस के विरोध में बोलते थे, या ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के विरोध में बोलते थे, उनको जेलों में डालने के लिए इसका प्रयोग किया गया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल 1975 में सबसे ज़्यादा किया गया, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, और उस समय जो कांग्रेस विरोधी लोग थे, कांग्रेस विरोधी पत्रकार थे, या कांग्रेस विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको जेलों में डालने के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। पर उसके बाद सरकार बदली, और 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके हिसाब से नहीं बैठ रहा था। मतलब ये जो कानून था वो 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन था उसके अनुकूल नहीं था, तो स्वतः ही ये समाप्त हो गया 1979 में। आई थिंक आपको निवारक निरोध अधिनियम और मीसा समझ में आ गया होगा। उसके बाद आया हमारा NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया। कहीं कहीं जगह देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं जगह ये 1980 लिखा हुआ है, कहीं जगह ये 1983 लिखा हुआ है। तो 1980 ज़्यादा जगह लिखा हुआ है, 1980 ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा 1980 है। एक बार अगर आपको कुछ इसमें इशू होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। 1980 ज़्यादा पुख्ता है, ठीक है। 1983 भी लिखा हुआ है। तो NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को ही आप छोटा करके देखो, राष्ट्रीय से रा लो, सुरक्षा से सू लो, और कानून से का लो, तो क्या बन जाएगा? रासुका। और रासुका आपने बहुत बार सुना होगा। रासुका कब लगाई जाती है? जब कोई सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम करता है, ठीक है, जब कोई जातीय दंगों को भड़काने का काम करता है, या देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों को करने या करवाने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति पर रासुका लगाई जाती है। सांप्रदायिक दंगों से क्या मतलब है? हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा देना, या किसी भी संप्रदाय को, जो भारत में कोई भी संप्रदाय है उनको आपस में लड़ा देना, या जातीय दंगे करवाना, यानी कि हिंदुओं में जो अपर कास्ट माने जाते हैं, जो लोअर कास्ट माने जाते हैं, उन लोगों को भिड़ा देना, ऐसे जातीय सांप्रदायिक दंगे करवाता है, या देश की सुरक्षा के साथ को प्रभावित करने वाली खतरनाक गतिविधियों को अंजाम देता है। ऐसे व्यक्ति पर क्या लगाया जाता है? रासुका लगाया जाता है। 1980 का कानून है, और इसके माध्यम से खास बात क्या हुई कि रासुका जब लग जाती है और किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है, तो वह व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है। ये खास बात इसमें रखी गई है, ये खास बात इसमें रखी गई है। तो रासुका के बारे में आपने समझ लिया होगा। उसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम, कोफेपोसा। कोफेपोसा एक बहुत ही फेमस एक्ट है, अधिनियम है 1974 का। नाम से पता लग रहा है विदेशी मुद्रा संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फुल फॉर्म है C से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कोफेपोसा। और ये 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ, भारत में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि तस्करी को रोकना एवं विदेशी मुद्रा को बचाना, इसका उद्देश्य था। ये सब निवारक, इसमें भी अब देखो आपको लगेगा यार इसमें कहाँ से निवारक निरोध की बात आ गई, तो इसमें अपने को इतना ही पढ़ना है, ठीक है, अपने को इतना ही पढ़ना है इसमें।
अब इसके माध्यम से भी निवारक, इसी जो एक्ट है इसमें भी निवारक निरोध का जिक्र किया गया है। उसके बाद चले जाते हैं, पांचवा जो अधिनियम महत्वपूर्ण आया वो था आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध, गतिविधियों का निरोध। इसको नाम आपने सुना होगा, टाडा, नाम जरूर सुना होगा, आई थिंक बॉलीवुड की भी मूवी है टाडा। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों का निरोध करना, यानी कि टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 में आया और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो समय काल रहा, जो मतलब जब तक ये लागू रहा, ये 1985 से 1995 तक रहा, लगभग 10 सालों तक इसका समय काल रहा। और इसके माध्यम से जो निवारक निरोध था, मतलब किसी व्यक्ति को जो संदेह के घेरे में आ रहा था उसको 180 दिन, 180 दिन का मतलब होता है 6 माह तक उसको बंद किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है। और टाडा को समाप्त कर दिया गया 1995 में, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद छठा आया पोटा, पोटा भी आपने सुना होगा, आतंकवादी निरोधी अधिनियम, डायरेक्ट है 2002। भारतीय संसद पर आपने नाम सुना होगा, आपने पता होगा कि 2002 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था, तो उसके बाद ये आया आतंकवादी निरोधी अधिनियम 2002, इंग्लिश में बोलते हैं पोटा। पोटा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और ये भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लागू किया गया था, बट 2 साल बाद ही इसको समाप्त कर दिया गया। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है, देखो निवारक निरोध क्या चीज होता है, ये चीज आपने समझ लिया। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना अपराध से पहले ही, समय सीमा कितनी है, 3 माह है, यानी 90 दिन है, 90 दिन तक उसको बंद किया जा सकता है। परंतु संशोधन हो गया है, अभी वर्तमान में 2 संशोधन होकर 2 माह हो गया है, परंतु प्रवर्तन में नहीं आया है, 3 महीने ही अभी चल रहा है। और यदि 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को निरोध करना होता है, नज़रबंद करना होता है, तो सलाहकार बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है। और सलाहकार बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। उसके बाद तमाम क्या है, आपके निवारक निरोध संवर्ती सूची में आता है, यानी कि निवारक निरोध से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं, वो हैं संसद के पास और विधानमंडल के पास, यानी संवर्ती सूची का विषय है। इससे संबंधित कानून आए निवारक निरोध अधिनियम 1950, मीसा आया 1971, एनएसए आया 1980, कोफेपोसा आया 1974, टाडा आया 1985, पोटा आया 2002। यहाँ तक आपको याद रखना है। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने मौलिक अधिकारों की अगली श्रृंखला में। अभी तक हमने पढ़ लिया है समता का अधिकार, दूसरा पढ़ लिया है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। समझ रहे हो बात भाई, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है यदि आपको अपने अधिकारों का पता है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 में बताया गया है बलात् श्रम का निषेध। श्रम किसको बोलते हैं, लेबर करना, और बलात् मतलब जबरदस्ती, यानी कि आप जबरदस्ती किसी से कोई काम करवा रहे हैं, आप जबरदस्ती किसी से कोई काम करवा रहे हैं, चल भाई हमारे खेत में चल, ठीक है, पूरे दिन खेत में काम करवाया, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। या क्या कर दिया, काम करवाया, चलो भाई हमारे खेत में काम करो, ठीक है बाबूजी चलो हम आपके खेत में चलते हैं, और उसको फिर पैसे ना देना, तो ये बलात् श्रम की श्रेणी में ही आ जाएगा। तो यदि किसी भारतीय नागरिक के साथ ऐसा हो रहा है तो ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है, ये उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और आर्टिकल 23 बलात् श्रम का निषेध करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आज का आखिरी आर्टिकल समझ लेते हैं, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है बाल श्रम का निषेध, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है, यानी जो बच्चा है। अब यहाँ पे बच्चा किसको माना गया है, हमने आईपीसी को देखा है, अगर आप यूपीएसआई से रिलेटेड कोई बंदा देख रहा है, देख ही रहे होंगे, तो हमने क्या पढ़ा था कि आईपीसी में अलग अलग एज में लोगों को काउंट किया गया है, जैसे व्यपहरण में, अपहरण में, किडनैपिंग में यानी एब्डक्शन में, अलग अलग एज के लोगों को काउंट किया गया है। तो यहाँ पे बाल श्रम किसको माना गया है, कितने एज तक के बच्चे को बच्चा माना गया है, ठीक है, उससे ऊपर वो काम कर सकता है। तो हमने देखा था आर्टिकल 21A जीवन जीने का, आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार, उसी में संशोधन हुआ था, उसमें आया था आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है। तो 14 साल तक का बच्चा तो पढ़ेगा, तो 14 साल तक का बच्चा पढ़ेगा, तो 14 साल तक के बच्चा जो है
तब तक अगर 14 साल की उम्र तक के बच्चे को कोई काम करवाया जाता है, और कैसा काम करवाया जाता है जो खतरनाक हो, यानी विषैली फैक्ट्रियां हो, विस्फोटक की फैक्ट्री हो, खदान हो, कोई खान हो जहां पे बच्चे को खतरा हो सकता है, तो वो बलात् श्रम की श्रेणी में आ जाएगा। तो 14 साल से नीचे के बच्चे को यदि किसी खतरनाक जगह पे, किसी खतरनाक फैक्ट्री में, माइन में या विस्फोटक सामग्री किसी उद्योग में काम करवाया जाता है तो बलात् श्रम की श्रेणी में आ जाएगा, बाल श्रम की श्रेणी में आ जाएगा। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।